चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया को समझते हैं। क्या हो अगर आज की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं बल्कि कहानियों से, विमर्शों से हमारे दिमाग में लड़ी जा रही हों। जयपुर डायलॉग्स के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। और सोचिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। हम इस तर्क को देखेंगे कि भारत अपनी पहचान और अपनी कहानी को लेकर एक तरह के सभ्यतागत सूचना युद्ध, मतलब एक इंफॉर्मेशन वॉर के बीच में कैसे है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए जो वक्ता हैं वो एक कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, शत्रुबोध। इसका सीधा सा मतलब है अपने विरोधी को जानना, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि विरोधी कौन है, बल्कि ये भी समझना कि लड़ाई का असली मैदान कौन सा है और वहां नियम क्या हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जा रही है। वक्ताओं के हिसाब से इसके दो मेन फ्रंट्स हैं। पहला, हमारी संस्कृति और उसमें भी खास तौर पर बॉलीवुड, और दूसरा न्यूज़ मीडिया जो हमारी सोच को शेप देता है। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि बॉलीवुड की कहानी में कैसे उतार चढ़ाव आए हैं। देखिए, 1920 के दशक में राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्में थी। फिर 90 के दशक तक आते आते खान तिकड़ी का जमाना आया और 2014 के बाद बोस और सावरकर जैसे राष्ट्रवादी चेहरों पर फिल्में बननी शुरू हुई। ये बदलाव बहुत कुछ कहता है। तो संस्कृति की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, जो है मीडिया। यहाँ पर जो स्रोत सामग्री है वो दो बिल्कुल अलग-अलग मीडिया इकोसिस्टम के बीच एक साफ लकीर खींचती है। दोनों की अपनी कहानियां हैं, अपने दर्शक हैं। ये स्लाइड उन्हीं दो खेमों को दिखाती है जैसा वक्ताओं ने उन्हें परिभाषित किया है। एक तरफ है वो मीडिया जिसे लुटियंस मीडिया कहा गया, पुरानी, स्थापित और जमीनी हकीकत से दूर, और दूसरी तरफ है एक नई आवाज जिसे राष्ट्रवादी मीडिया कहा गया। और इन्हीं दोनों के टकराव से विमर्श का युद्ध और तेज हो जाता है। और ये बात सिर्फ खबरों की नहीं है, बल्कि ये भी है कि उन्हें पेश कैसे किया जाता है। एक वक्ता का एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। वो बताते हैं कि कैसे एक फैक्ट चेकर ने कराची के एक फेक वीडियो का इस्तेमाल करके 20 असली वीडियो को झूठा साबित कर दिया। मुद्दा ये नहीं था कि सच क्या है, मुद्दा ये था कि किस कहानी को बचाना है। तो आखिर हम इस स्थिति में पहुंचे कैसे? इसकी जड़ें कहाँ हैं? पैनलिस्ट्स कुछ खास ऐतिहासिक वजहों की तरफ इशारा करते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि आज का ये जो माहौल है वो उन्हीं की देन है। ये कुछ वजहें हैं जो बताई गई हैं, जैसे आज़ादी के बाद की तुष्टीकरण की नीतियाँ, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पर एक खास विचारधारा का कब्जा, और यहाँ तक कि 1937 के वंदे मातरम विवाद को भी एक शुरुआती उदाहरण की तरह देखा जाता है। ये सब मिलकर एक लंबी कोशिश का हिस्सा लगते हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? अब चर्चा इस तरफ मुड़ती है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। और जवाब है एक नया मजबूत विमर्श का इकोसिस्टम खड़ा करना। यहाँ पर एक नया शब्द हमारे सामने आता है, शार्प पावर। देखिए, ये मिलिट्री पावर या कल्चरल पावर से अलग है। शार्प पावर का मतलब है सोशल मीडिया जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके किसी देश के पॉलिटिकल माहौल में दखल देना और जानकारी से हेरफेर करना। और इस लड़ाई का स्केल कितना बड़ा है, ये नंबर देखिए। हाल ही में एक बॉर्डर ऑपरेशन के बाद सिर्फ 4 महीनों के अंदर ऑनलाइन भारत विरोधी भावना में 100% का उछाल देखा गया। इससे पता चलता है कि डिजिटल दुनिया में ये धारणा की लड़ाई कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही है। तो इसका मुकाबला करने के लिए एक 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी सामने रखी गई है। पहला, ऐसा कंटेंट बनाना जिसमें कोई कमी ना हो, जो पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित हो। दूसरा, जो राष्ट्रवादी फिल्में, किताबें या चैनल हैं, उन्हें सपोर्ट करना। और तीसरा, सोशल मीडिया और सस्ते डेटा का इस्तेमाल करके इस ऑनलाइन लड़ाई को जीतना। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये कोई एक इवेंट या कैंपेन नहीं है। वक्ताओं के अनुसार ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, दिलों और दिमाग पर कब्जे के लिए एक रणनीतिक युद्ध, जहां हर दिन एक नया मोर्चा खुल सकता है। ये जो टेबल है, ये पूरी बहस को बहुत साफ तरीके से हमारे सामने रखती है। एक तरफ युद्ध के मैदान, संस्कृति, मीडिया और डिजिटल स्पेस। बीच में बताई गई समस्याएं जैसे कहानी में हेरफेर या पक्षपाती फैक्ट चेक, और आखिर में उनके सुझाए गए समाधान। तो आखिर में जो निष्कर्ष निकलता है वो बहुत साफ है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां असली जीत इन्फॉर्मेशन और कहानी पर कंट्रोल करने से ही मिलेगी। हर शब्द, हर फिल्म,
हर एक पोस्ट की अपनी अहमियत है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये कहानियों की लड़ाई है, तो किसी भी देश की कहानी लिखने की, उसे बताने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?